सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 आप पढ़ रहे थे, उसके 5 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न 6 सॉल्व करेंगे और आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद आगे के टॉपिक्स के साथ साथ प्रश्नावली 6.2 को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 6 क्या बोलता है आपका? प्रश्न 6 बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 बचे। कितना बचे? 4, 7 और 3 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, अर्थात बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, HCF। क्या बोलते हैं? HCF, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें एक और ट्रिक बता रहा है इसमें कि आपको 4, 7 और 3 बचाना है शेष। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 3 संख्या दी गई है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 4, 7 और 3 को पहले ही घटा देते हैं, जिससे हम जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे, सबसे शुरू हल करने से पहले दिया गया जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, 389 में कितना बचेगा? 4 बचेगा बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं 436, उसमें कितना बचेगा? तो 7 बचेगा। और बचा 542, उसमें कितना बचेगा? तो 3 बचेगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों को माइनस कर देंगे। अगर 389 को हम लोग 389 दिया है उसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 385 बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर है 436 में आप 7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 429। उसके बाद है 542 में आप 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 539, 539। अब हमारे पास ये 3 संख्याएं जो प्राप्त हो गई हैं उनसे हमको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है और उसमें से उभयनिष्ठ ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है, या फिर जो क्या करे, तीनों को भाग दे दे एक साथ, है ना। उभयनिष्ठ महत्तम समापवर्तक में क्या निकालते हैं? उभयनिष्ठ। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 389 का निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। क्लियर स्टूडेंट? तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं हम लोग? इस विधि से निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। क्लियर? 385 को सबसे पहले किससे भाग दे सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? तो 385 को हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे 5 दिया है तो हम लोग इसको किससे भाग देंगे? 5 से। 5 सत्ते 35 हो गया और कितना बचा आपके पास? 3 बचा। कितना बचा? ये 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 3 बचा तो फिर हो गया 5 सत्ते 35। फिर क्या होगा? 7 से 7 एकम 7 और 7 एकम 7। उसके बाद क्या होगा? 11 एकम 11। इसका आ गया गुणनखंड। अब देखते हैं 429 का। ठीक है, 429 किससे जाएगा? सबसे शुरू पहले देखते हैं 3 से जा सकता है क्या? तो 3 एकम 3, 3 पंचे 3 चौक 12, है ना। और ये हो गया 3 तिया 9। अब हो गया 143। 143 डायरेक्ट जाएगा आपका 11 से, क्योंकि बच्चों ये क्या है, उभय गुणनखंड संख्या है जो किसी और से विभाज्य नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। ठीक है, हो गया 11 से भाग दिए। फिर क्या हो गया? आ गया आपका 13। क्या आ गया? 13 आ जाएगा। जब 143 को 11 से भाग दे देंगे तो 11 13 क्या होता है? 11 13 होगा 143। क्या होगा? 11 13 143। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या करेंगे, इसको फिर 13 से गुणनखंड कर देंगे। क्लियर? अब देखते हैं कि क्या बचा हमारे पास, 539। 539 सबसे शुरू किससे जाएगा स्टूडेंट्स? तो 539 जाएगा डायरेक्ट 7 से। तो 7 का क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा 77। ठीक है, करके देखते जाएंगे आप लोग। ये हो गया 11 और ये हो गया 11 एकम 11। क्लियर? अब तीनों का गुणनखंड लिख लेते हैं हम लोग लाइन से। तो यहाँ पे दिया हुआ है 385, तो 385 का गुणनखंड क्या आया? 385 का गुणनखंड आपका क्या क्या आया है? तो 5 गुणित 7 गुणित 11। क्या क्या आया है? 5 गुणित 7 गुणित 11। फिर है 429। तो 429 का क्या क्या गुणनखंड आया? 3 गुणित 11 गुणित 13। 3 गुणित 11 गुणित 13। ठीक है, फिर 539। 539 का क्या क्या गुणनखंड आया है? तो 7 गुणित 7 गुणित 13।
ये आ गया है गुणनखंड। ये इस गुणनखंड से हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक में उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए क्या देखेंगे कि तीनों संख्या में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है, उभयनिष्ठ है, या फिर कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो 5 इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। फिर देखो 7 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया। अब बचा 11, तो क्या है 11 इसमें है, इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है ना। इसमें भी 11 है, तो इस तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर इनको भाग देते हैं तो क्रमशः 4, 7 और 3 बचता है। तो 4, 7 और 3 को हम लोगों ने पहले ही क्या किया है, घटा दिया है, इसलिए हमारे पास क्या बचा है, डायरेक्ट 1। जब इसको हम लोग भाग विधि से गुणनखंड, इसमें गुणनखंड निकाले, जब इसका महत्तम समापवर्तक निकाले। क्लियर। अब है प्रश्न क्रमांक 7। एक विद्यालय की कक्षा में, कौन सी कक्षा में बोल रहे हैं, 6वीं, 7वीं और 8वीं में क्रमशः कितने स्टूडेंट हैं, तो 220 स्टूडेंट, 176 स्टूडेंट और 132 स्टूडेंट है ना। छात्रों के अधिकतम से समूह बनाए जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह के छात्रों की संख्या समान हो। तो प्रश्न 7वां में क्या करना है हमको, देखो क्या करना है, 220 लिख लेंगे, महत्तम समापवर्तक इसका भी निकालेंगे एक साथ, है ना। 220, 176, फिर लिख लेंगे 132। इसको क्या करेंगे, अधिकतम से अधिकतम, तो क्या करना है इसमें, अधिक छात्रों के समूह बनाएं जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। हम लोगों को ग्रुप बनाना है और ग्रुप में ये करना है कि लगभग सारे जो ग्रुप है उनमें छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 2 से निकलेगा, क्लियर, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर निकला 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर जाएगा ये 2 से 55, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, 11 पंचे 55, 11 चौक 44 और 11 तिया 33 हो गया। क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसका गुणनखंड को निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 11 दूनी, ये देखो ये 2 दूनी 4 हो गया, गुणित 11 हो गया, तो क्या हो गया, 11 चौक 44। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 चौक 44। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, कितने लोगों का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप में 44 स्टूडेंट होंगे। कितने स्टूडेंट होंगे, 44 स्टूडेंट होंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 8। हमीदा के पास कितने सेब हैं, तो 527 सेब हैं। चीकू कितने हैं, 646 चीकू हैं। और बोल रहा है कि 748 संतरे हैं। इन बराबर फलों को ढेरों में रखना है। कितने में रखना है, ढेरों में। हम लोग ढेर बना के रखते हैं ना, उसको रखना है, ठीक है। तो बड़े से बड़े जो ढेर होगा उसमें कितने फल होंगे और कुल कितने फल बचेंगे ये देखना है। क्लियर। तो क्या करना है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 527, 646 और 748, इसको किससे विभाज्य कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट 17 से करेंगे, क्योंकि ये तीनों संख्या को अगर हम लोग को एक साथ विभाज्य करना है तो डायरेक्ट 17 से होगा। ये आ जाएगा 31, ये हो जाएगा आपका 38 और ये हो जाएगा आपका 44। अच्छा, इसको अब हमको क्रॉस चेक करना है। तो देखेंगे कि 17 गुणित 31 करते हैं तो कितना आता है। तो 1 सत्ते 7 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 3 सत्ते 1 हो गया, है ना। 2 बचा आपका, 3 एकम 3 और 2 हो गया 5, 7, 2 और 5, 527 आया। क्लियर। अगर हम लोग 646 को देखते हैं तो 646
कितना हो जाएगा इसमें, अगर हम लोग 38 गुणित 17 करते हैं, 38 गुणित 17 करते हैं तो 8 सत्ते 56, 5 बचा, 8 तिया 24, 24 और 5 कितना हो गया 29। ठीक, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, 3 8 8 16, 1 17, चला 1 3 3 6, 676 हो गया। एक सेकेंड ना, आठ सत्ते हो गया 56, तो 56 का 6 लिख दिए, हमारे पास कितना बचा 5, 7 एकम 7 14, 7 21, 21 और 5 कितना हो गया आपका 21 और 5 हो गया आपका 26। क्लियर। फिर 8 एकम 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक, 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 4 14 हो गया, हासिल आई 1 और 3 2 5, 1 6 हो गया। ठीक, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद है 748, तो क्या करना है 44 इंटू 17 करके देखते हैं तो कितना आता है, तो 7 चौक 28 आ गया, ये आ गया स्टूडेंट 2, फिर 7 चौक 28 और 2 क्या हो गया 30, फिर ये हो गया आपका 44, 8 हो गया और ये हो गया 4 4 3 7, 748। क्लियर। अब इसके बाद ये किसी से हो सकता है कि अविभाज्य नहीं हो सकता है ना, तो क्या करेंगे इसके आगे हम लोग, इसके आगे का है कि आपका कितने का फल का ढेरी बचेगा, तो ये 3 38 गुणित 44, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसको तीनों को जोड़ देते तो कितना आता है, 8 4 12 1 13, हासिल आई 1 3 3 6 4 10 और 1 11, इसका आंसर आता है 113। इसमें फलों की जो ढेरी बनेगी वो 113 फलों की ढेरी बनेगी। कितने कितने फलों की ढेरी बनेगी, तो 113 फलों की ढेरी बनेगी। किससे विभाज्य होगा ये, 17 से विभाज्य होगा। क्लियर। प्रश्न ना दिया हुआ है आपको कि एक आयताकार कमरे की बाहरी लंबाई कितनी है, 122 है। कितनी है, 122 है ना। और दूसरा चीज़ बता रहा है कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, 92 मीटर है। तो यदि दीवार की मोटाई 1 मीटर हो तो उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात कीजिए जो आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः नाप सके। तो आपको यहाँ पे बताया है कि आंतरिक लंबाई को अगर हम लोग 120 में 2 माइनस करते हैं तो कितना बच गया, 120, और आंतरिक चौड़ाई को माइनस करते हैं 92 माइनस 2 तो कितना हो गया, 90। अब क्या करना है, आपको संकेत दे दिया है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, 120 और 90 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 120 और 90 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे बच्चों, तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 120 का ले लेंगे तो 2 60 हो जाएगा, फिर 2 30 हो जाएगा, फिर 2 15 हो जाएगा, फिर ये हो गया आपका 3 5 15 और 5 1 5। देन उसके बाद क्या करेंगे, 90 का निकालेंगे, 2 3 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, फिर 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5, ये हो गया। अब गुणनखंड को चुपचाप यहाँ पर लिखते हैं कि क्या क्या आया है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। फिर आया है आपका 90 का 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। क्लियर। इतने आगे अब देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन क्या क्या है, उभयनिष्ठ क्या क्या निकलेगा बच्चों, तो क्या क्या निकलेगा देखते हैं। ये वाला हो गया 1, ठीक है, और 2 दिख रहे क्या इसमें, इसमें 2 नहीं दिख रहे। फिर एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 5, तो क्या क्या आ गया, 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 3 दूनी हो गया 6 और 6 पंचे कितना हो गया 30, कितना हो गया 6 पंचे 30। तो क्या होगा, कमरे की जो पूर्णता नाप सके उस आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। कितने होगी, 30 मीटर होगी, ठीक है, 30 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे की टॉपिक में। तो आगे की टॉपिक को जानने से पहले मतलब हमारा है गुणज, महत्तम समापवर्तक अभी तक हम लोगों ने ज्ञात किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणज। क्या है, गुणज। तो गुणज क्या होता है,
गुणज मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को हम लोग, जैसे अगर मान के चलो 7 गुणित 3 करते हैं ना, तो कितना आ गया 21। तो 21 का गुणज क्या है? गुणज मतलब होता है गुणा करना। गुणा करने के लिए हम लोग, गुणा या भाग करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं स्टूडेंट्स? तो हम लोग लेते हैं पहाड़े की सहारा। पहाड़ा लेते हैं, हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, तब तो हमको पता चलता है कि भाग करना है, गुणा करना है, विभाज्य होगा अथवा विभाज्य नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? गुणज। जस्ट लाइक ये कि अगर हम लोग 21 का गुणज निकालेंगे तो 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। वैसे ही अगर हम लोग 4 का गुणज निकालते हैं तो 2 गुणित 2 हो गया। 10 का गुणज निकालना है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग? तो 2 गुणित 2 गुणित, या फिर ये कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि 2 पंचे 2 गुणित 5 है ना, या फिर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये किसके गुणज है? 2 के गुणज है। किसके गुणज है? 2 के गुणज है। अगर इसको हम लोग गुणा के रूप में तोड़े तो इस प्रकार का दिखाई देता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका गुणज। गुणज से ही क्या बना है आपका? अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर आप, जैसे आप फल की दुकान में जाते हैं ना, फल की दुकान में जाते हैं आपको तो क्या पता चलता है कि आपको अगला ठेला वाला जो बोलता है वो बोलता है कि 2 प्रकार के फल बताता है, ये है 10 रुपये के 6 केले और ये है बोलता है 10 रुपये के 8 केले। 2 प्रकार के फल बताता है। ये बोलता है एक केले के ढेर को बोलता है कि वो 10 रुपये में 6 मिलेंगे आपको, एक केले के ढेर को बोलेगा कि वो 10 रुपये में 8 मिलेंगे। तो क्या करेगा वो, एक जो इंसान जाएगा लेने या फिर आप जाएंगे लेने, तो बिना खुदरा किए, मतलब आप कम नहीं कराना है उसको प्राइस, और क्या करना है आपको? केले लेने हैं। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 6 दे दो, है ना, मतलब 10 के 6 लेने हैं आपको। तो क्या करोगे? 10 मतलब आपको 6 करके कितने लेने हैं? अगर आपको 12 केले लेने हैं तो क्या करोगे? तो 10 गुणित 2 करोगे, है ना, ठीक। अगर आपको कितने लेने हैं? 18 केले लेने हैं तो 10 गुणित 3 करोगे। अगर आपको कितने लेने? 24, तो क्या करोगे? 10 गुणित 4। ये सारे चीज़ क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज है। क्लियर। अब किसी भी संख्या का वह छोटा से छोटा गुणज, कोई भी संख्या अगर गुणा करते हैं तो कोई ना कोई छोटी से छोटी संख्या से वो गुणा करके बड़ा हुआ होता है, बड़ी संख्या प्राप्त हुई रहती है। तो वो छोटी से छोटी संख्या, वह लघु से लघु संख्या जो जिससे गुणा होता है, गुणज आता है, गुणज प्राप्त किया जा सकता है, उन संख्याओं को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम अपवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम अपवर्तक। लोवेस्ट, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी और एम, है ना, ये सी का मतलब हो जाएगा आपका गुणज और मल्टीपल का मतलब हो जाता है गुणज, ठीक। इसको एलसीएम भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एलसीएम, लोएस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा जो गुणज होता है उसको लघुत्तम समापवर्तक में निकालते हैं। जैसे कि यहाँ अगर दिया हुआ है, अगर हम लोगों को निकालना है 30 का गुणज, तो क्या निकालेंगे? 30 और 20 का गुणज, तो क्या निकालेंगे? ये हो गया 15, फिर ये हो गया आपका 3 पच्चे 15, फिर हो गया 5 एकम 5, और ये हो गया 2 पंचे 2 दसम 2 पंचे 10, फिर हो गया 5 एकम 5। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 2 गुणित 3 गुणित 5, यहाँ पे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2 गुणित 5, है ना। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 गुणित, ये एक कॉमन निकल गया, फिर क्या करेंगे? फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ये कॉमन निकल गया। तो क्या करेंगे? 4 तिया 12, 12 पंचे 60, इसका हो जाएगा 60। ये ऐसा निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दोनों का अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो क्या करेंगे? वो छोटी से छोटी जो मल्टीपल संख्या होती है वहाँ से इसको भाग देना प्रारंभ करते हैं। अब 2 प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। पहला विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है भाग विधि, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड की विधि जो होती है वो क्या बोलता है? तो अभाज्य जो गुणनखंड होता है
उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से अलग अलग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, या लघुत्तम समापवर्तक का तब तक निकालते हैं जब तक कि जो बची हुई संख्या हो वो एक प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार निकालते हैं। फिर उभयनिष्ठ निकालकर उसका गुणा कर देते हैं। और भाग विधि में क्या करते हैं, भाग विधि में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे, दोनों को एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 3 का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 एकम और 5 एकम, यहाँ आ गया 1 1। अब क्या करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो क्या करेंगे, 2 चौक 2 दूनी 4, तिया 12, 12 पंचे कितना हो गया 60। दोनों का आंसर सेम आया है ना, लेकिन इनको दो विधियों द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, ये अलग अलग निकाल के उभयनिष्ठ निकाल के क्या करना है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि लघुत्तम समापवर्तक निकालने की, और ये है आपका भाग विधि। ठीक है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि और ये है भाग विधि। इन सब चीज़ों के बाद हमको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या करना है, इन सब चीज़ों के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आपको हमको देखो दो संख्या दी हुई है, क्या दी है, 30 दिया है, 20 दिया है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य और इनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है ना, क्या क्या पढ़े, दो संख्याओं तथा उनके महत्तम समापवर्तक, म से लिख देती हूँ जिसको, व लघुत्तम समापवर्तक को ल से लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे, के मध्य संबंध। तो उनके मध्य संबंध कैसा होता है ना, उनके मध्य संबंध कैसा होता है, तो जो संख्या है, अगर उस संख्या को, पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b, और एक हो गया फिर लघुत्तम समापवर्तक, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इज इक्वल टू महत्तम समापवर्तक, म से लिख दे रही हूँ जिसको मैं, महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इन दोनों के बीच गुणा कर लेना और इनसे संबंध आ जाएगा आपका कि क्या है, जैसे कि क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे 30, इसका लिख लेंगे 20, फिर इसका हो जाएगा आपका जो लघुत्तम समापवर्तक आया 60 और महत्तम समापवर्तक आ जाएगा आपका, इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे उसको बोलेंगे इन दोनों के मध्य संबंध। क्लियर। अभी हम लोगों ने 6.1 सॉल्व किया था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गुणज, गुणज के बाद पढ़ा हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हम लोगों ने पढ़ी, अभाज्य गुणनखंड की विधि, फिर भाग विधि पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने उनके मध्य में संबंध पढ़ा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 में। प्रश्नावली 6.2 में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है मौखिक क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न, मतलब इसको क्या करना है, हमको एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम आसानी से बनने वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है हम लोगों को, मौखिक मतलब मन में ही आपको सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और 12 है। क्या है, 2 है और 12 है। तो यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था a × b इज इक्वल टू महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या नहीं पता है तो x लिख लिए, 2 × 12 कितना हो गया, 6 × x इज इक्वल टू 12 दूनी 24। अब क्या करना है, x निकालना है, तो 24 × 6, 6 एकम 6 चौक, x का मान आ गया 4। क्या आ गया, x का मान आ गया आपका 4। ये हो गया आपका पहला जो दूसरा संख्या है, मतलब एक संख्या 6 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। अब देखो अगर हम लोग इसको जांच भी करना चाहे तो क्या हो जाएगा, पहला संख्या लिख लेंगे 6 चौक 24 और यहाँ आ गया 2 × 12 इज इक्वल टू 12 दूनी 24, दोनों क्या है, इक्वल है।
फिर है दो संख्याओं का गुणनफल अगर 338 है तो इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या आएगा। तो हमारा सूत्र था दोनों के मध्य संबंध का इक्वल टू महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 338, तो इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों बराबर ही होगा, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा 338। क्लियर। फिर है कि प्रश्न 3, 2, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो 2, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। 2 एकम 2 तिया 2 चौक 2 एकम तिया दूनी, फिर हो गया 2 एकम 3 और 1, फिर हो जाएगा 3 एकम 3 एकम 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना, 8 एकम 8 और 16 24। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 24। कितना आ गया इसका आंसर आपका स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ गया आपका 24। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक क्या 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल के देखते हैं तो 7 एकम 7 दूनी, सॉरी ये नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। कहाँ से निकालते हैं हम लोग, छोटी से छोटी संख्या से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 7 है और 14 है तो क्या करेंगे, 2 ये 2 सत्ते 14 हो गया, 7 एकम 7। कितना आ गया इसका लघुत्तम समापवर्तक, 14। तो क्या बोल रहा है, 7 से बड़ा है या छोटा है, तो क्या होगा 7 से बड़ा होगा। आंसर क्या होगा इसका लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा है। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या 30 से कम हो सकता है। तो देखते हैं कि 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। 15 और 30 है, ठीक है, तो 2 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 15, फिर 3 पंचे और 3 पंचे, फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 एकम, 2 गुणित 3 गुणित 5, 3 दूनी 6 6 पंचे 30। तो क्या होगा, 30 से कम हो सकता है, तो नहीं, ये 30 के बराबर ही होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, माइंड में ही आपके सॉल्व हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। निम्नलिखित प्रश्न, इसमें बोल रहा है कि प्रश्न 1, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। 14 और 28 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 14 और 28। तो 14 से करना है तो क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 7 एकम 7। क्लियर। फिर है 28, फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौक 8 2 सत्ते 14 7 एकम 7, 2 गुणित 7 है पहला 14 का आंसर, फिर है 28 का आंसर करेंगे तो 2 गुणित 7, क्या करेंगे उभयनिष्ठ ले लेंगे, 2 गुणित 7, क्या हो जाएगा आपका आंसर 4 सत्ते 42। क्या आ जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का 42। क्लियर। उसके बाद है 108 गुणनखंड विधि बोल रहे हैं ना, और 162, तो अलग अलग निकालेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 अट्ठे 16, 2 एकम, फिर हो गया 3 से निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 108 का गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 162 का लिख लेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब क्या करेंगे, आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहले ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो क्या हो गया आपका, फिर देखो 2 गुणित ये वाला 2 बचा, फिर ये हो गया 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 तिया 12, 12 24, 12 तिया 36, 36 और 3 हो गया आपका 6 6 12 का, है ना, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे इसके आगे, 3 ये हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया और 3 तिया 9,
9 निया 81 हो गया और 4, 81 चौक कितना हो जाएगा, तो गुणा करके देख लेंगे। 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324। इसका आंसर आ जाएगा आपका 324। क्लियर। अब देखिए इसका देना है 12 का, 15 का और 45 का। तो क्या करेंगे, आप अलग अलग निकालेंगे 12 का। तो पहले 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ निकालेंगे 15 का, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 45 का आप निकालेंगे तो 3 एकम 3 पचे 15, 3 पचे 15 और हो गया 5 एकम 5। अब इनका गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 का लिख लेंगे 3 गुणित 5 और 45 का लिख लेंगे आप 3 गुणित 3 गुणित 5। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2 गुणित 2, फिर 3 कॉमन है, देखो ये और ये है ना, तो 1 3 हो गया, फिर 3 नहीं है तो ये क्या होगा 3 हो गया और एक कॉमन हो गया 5। तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, देखो 4 का ये हो गया 4, 3 तिया 9, 9 पंचे 45। ठीक, फिर क्या करेंगे 4 यहाँ लिख लिए 45, 45 चौक क्या हो गया 5 चौक 20 का 0 है ना, 5 चौक 20 का 0 बचा 2, 4 चौक 16 और 18, 180। इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसका भी क्या करना है, 40 का निकालना है सबसे शुरू। तो क्या करेंगे, 20 हो गया, ये हो गया दहम, ये हो गया 2 पंचे, फिर हो गया 5 एकम। ठीक, फिर निकल गया 36 का, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 126 का निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर ये निकलेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 सत्ते 21 और निकलेगा 7 एकम 7। अब क्या करना है आपको, 40 का लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। 36 का लिखेंगे आप 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और 126 का लिखेंगे आप 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। सबके गुणनखंड को लिख देंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसमें उभयनिष्ठ मतलब जिसमें समान हो, जैसे कि ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, फिर ये 2 है क्या, 2 इसमें है तो क्या करेंगे 1 2 हो जाएगा, फिर 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। इन सबको गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, आप इसको, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको गुणा करके लिखेंगे। क्लियर। फिर है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भाग विधि। भाग विधि में क्या करना है, हमको दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो क्या करेंगे, पहले वाले में 28 है और 56 है, तो ये जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 7। क्या करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 लिखेंगे, 2 दूनी हो गया 4, 4 दूनी हो गया 8, 8 सत्ते हो गया आपका 56। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 56। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 112 और 168। क्या करेंगे, इसको भी एक साथ निकालेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी, फिर से जाएगा ये 2 एकम 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम। ठीक है, ये जाएगा 2 सत्ते 14, ये जाएगा। ठीक है, फिर ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, फिर ये जाएगा 1 से 7 से। ठीक है, फिर इसका गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और हो गया 7, 7 7 दूनी 14, 7 21, 16 और 21 को हम लोग गुणा करेंगे। तो 16 और 21 का अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, एक का हो जाएगा 16, 2 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 2 एकम 2, 1 3 6, 2 1 3, 336। इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 336। क्लियर।
अब नेक्स्ट है आपका 36, 45 और 72। क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है भाग विधि से। 36, 45 और 72 क्या करेंगे, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16 दिए तो जाएगा नहीं, 2 से 2 चौक 8 नहीं 2 तिया 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, और 2 छक्के 12, 2 निया 18, 45 का 45 ही रह जाएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर जाएगा 2 से ये जाएगा 2 निया 18। ठीक, अब ये जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये जाएगा 3 एकम 3 बचे 3 पंचे 15, किससे जाएगा ये 15 से। ठीक है, फिर जाएगा 3 से एकम 3 बचे, फिर ये हो गया, फिर आपका आ जाएगा 5 से। क्या करेंगे इसका गुणनखंड लिखने के लिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 ये हो गया 8, 8 गुणित 3 5, 8 8 16, 8 24, 24 पंचे कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 गुणित 5, 5 निया क्या हो गया 5 चौक 20 का 0 हासिल है 2, 5 दूनी 10 और 2 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 120। कितना आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स आंसर 120। क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 180, 184 और 140 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 निया 18, 2 निया 18, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी फिर हो जाएगा 2 से 45, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर आ जाएगा 2 से, ये तो नहीं जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर जाएगा ये 2 से। ठीक है, कहाँ जाएगा 45, ये जाएगा क्या 2 से, नहीं ये नहीं जाएगा। ठीक है, 2 निया, फिर हो जाएगा 3 से, तो 3 पच्चे 15, ये जाएगा क्या 3 से, तो 3 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 से, फिर जाएगा ये 3 से, सॉरी 5 से, तो 5 एकम 23 है, ये हो गया 1 से, ये जाएगा फिर इससे। फिर इन सब का गुणनखंड जो आया है उसको आप लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसका गुणनखंड निकालेंगे। ये क्या है आपका होमवर्क है। इसका आंसर क्या आएगा, उसको सबको गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड जो आपका होगा वो उसका आंसर होगा। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है आगे, इसमें बोल रहा है कि 55 मीटर की लंबी एवं 22 मीटर की चौड़ी मैदान है ना, उसमें क्या बोल रहा है 55 मीटर की लंबी और 22 मीटर की चौड़ी मैदान में वर्गाकार दरिया बिछाना है। क्या बिछाना है, वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही, और क्या बोल रहा है इसमें, एक ही नाप की कम से कम बिछाए जाने वाले दरियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो दरियों का नाप होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, मतलब जो दरियों का नाप होगा एक जैसा होगा, वर्गाकार होगा वो, है ना। तो क्या करना है, संकेत दिया है आपको, इसमें आपको हिंट दे दिया है कि आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक किसका किसका निकालना है, 55 और 22 का। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, पहले 2 से करेंगे तो ये क्या होगा, 55 जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो पहले क्या करेंगे, दो एकम 2 हो गया, फिर हो गया ये किससे जाएगा, 11 से, 11 11 पच्चे 55 और 11 एकम 11। ठीक, 2 गुणित 11 दूनी क्या हो गया, सॉरी 5 से जाएगा ये, फिर आपका है ना, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 11, फिर क्या हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 एकम 5 एकम, ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 11 से जाएगा 11, तो 2 गुणित 5 गुणित 11, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 11 कितना हो जाएगा, 11 दाम 110। कितना हो जाएगा इसका आंसर 110। दरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 110।
फिर है 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि वो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। क्या कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं, आपको हिंट दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक आप किसका निकालेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2 का निकालेंगे, 2 एक कम, 2 दूनी, 2 तिया, 2 चौक, 2 पंचे, 2 छक्के। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 एक कम, 2 दूनी 5, 2 तिया 6। फिर आ जाएगा 2 से, फिर आ जाएगा 3 से, फिर आ जाएगा 5 से। 1 गुणे 1, 1, 1 और 1। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी, फिर ये हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 5 तिया 15, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 16 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा आपका, तो निकाल के देखिए, 5 निया 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 20। ठीक है, ये हो गया आपका 220। क्लियर, सॉरी 120 हो जाएगा। ठीक है, 12 होगा, ये कितना हो जाएगा, 120। कितना, 24 पंचे करेंगे तो 5 चौक 20 का 0, हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। कितना आ गया आपके पास, 120। अब क्या बोल रहे हैं आगे कि पहले लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए, फिर बोल रहे हैं कि 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो अब 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो क्या करेंगे हम लोग, 30 मिनट में क्या करेंगे, 30 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं, यहाँ पे सेकेंड के अंतराल दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड होते हैं। फिर क्या हो जाएगा, आंसर कितना आया हमारा, 120। तो देखते हैं ये क्या होगा, ये हो गया, फिर क्या होगा, 30 एक कम, सॉरी ये अगर इसको निकालते हैं ऐसे तो कैसे निकलेगा, ये आपका आंसर कैसे आएगा, तो 30 गुणित 60 गुणित 120, 0 का 0 कट गया, 3 चौक 12, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 एकम 2 पंचे, ये हो गया आपका 15। तो कितने बार 31 मिनट में ये कितने बार इकट्ठे बजेगी, तो 30 मिनट में ये 15 बार इकट्ठे बजेगी। कितने बार इकट्ठे बजेगी, 30 मिनट में जो घंटियां हैं वो 15 बार इकट्ठे बजेंगी। क्लियर। उसके बाद है, एक व्यापारी हर चौथे दिन रायपुर जाता है। ठीक है, एक व्यापारी कब जाता है, हर चौथे दिन रायपुर जाता है, जबकि दूसरा जो व्यापारी है वो हर 10वें दिन 3 जनवरी को हर 10वें दिन जाता है। मतलब व्यापारी जो लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, एक व्यापारी जो है चौथे दिन रायपुर जाता है, जबकि जो दूसरा व्यापारी है वो हर 10वें दिन जाता है रायपुर। तो 3 जनवरी को वो एक साथ रायपुर गए हों तो अगली तिथि बताइए कि जब वे दोनों, यदि 3 जनवरी को एक साथ रायपुर गए हैं तो अगली तिथि कौन सी होगी जिसमें वो दोनों पुनः कहाँ पहुँचेंगे, रायपुर एक साथ पहुँचेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे, 4 का और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, 4 और 10 का अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 पंचे और 5 एकम 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे हो गया आपका 20, 20 हो गया। ठीक है, और 20 अब क्या बोल रहा है कि 3 जनवरी को गए थे तो 20 धन 3 हो गया 3 जनवरी को, तो ये हो गया 23। अब वो कब जाएंगे, 3 जनवरी को रायपुर जाते तो अगली तिथि जो होगी वो होगी 23 जनवरी। कब होगी, 23 जनवरी। क्लियर, समझ में आया आपको क्वेश्चन आंसर। अब बोल रहा है कि 2 संख्याएं हैं 24 व 36, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 संख्याएं जो हैं उनके और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का जो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, संबंध। उसका सूत्र क्या है, a पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इज इक्वल टू महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक।
ठीक है। ए गुणित बी क्या हो गया 24 गुणित 36 हो गया। महत्तम समापवर्तक दिया है 12, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 24 गुणित 36 यहाँ आ गया 12 इज इक्वल टू एक्स। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36 2 गुणित 36 क्या हो गया 6 दूनी 12 का 2 हासिल आई 1 और हो गया 3 दूनी 6 और 1 7। क्या हो गया आंसर आपका 12। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 72। क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक इसका, जो दो संख्या दिया हुआ है उसका महत्तम समापवर्तक यदि 12 है तो लघुत्तम समापवर्तक इसका हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। इस सूत्र को याद रखेंगे तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 1989 है तो यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए गुणित बी इज इक्वल टू महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। ए दिया हुआ है आपको 117 गुणित एक्स, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक है 13 और है 1989। तो अब क्या करना है 13 गुणित 1989 बट्टा 117। एक्स का मान क्या आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 117 से इसको काटेंगे। 117 में कितने बार करेंगे तो 117 से भाग देके देखते हैं। ठीक है। ये हो गया 89। तो क्या हो जाएगा इसको देखेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 13 गुणित 15.29। इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 15.29। तो x गुणित कितना हो जाएगा आपका 198 आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 198.7। इसको क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है। पहले जो 117 है उसको इसके साथ भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 117 एकम 117 किए करके देखते हैं हम लोग इसका सही है कि नहीं है। तो 8 में 7 गया तो 1 और 9 में 1 गया तो क्या बचा 8। ये हो गया 9। फिर 17 को क्या करें 117 गुणित 5 करते हैं तो 117 गुणित अगर 5 करते हैं तो 5 7 हो गया 35, 3 बचा 5 एकम 5 3 8 5 एकम 5। और अगर हम इसको किससे करते हैं 8 से करते हैं। ठीक है। 117 गुणित 8 करके देखते हैं। 8 7 56 का 5 हो गया 8 एकम 8 8 5 13 का 3 हो गया हासिल आई 1 8 एकम 8 1 9 936 हो जाएगा। 117 भी नहीं 17 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है। 117 गुणित 7 करके देखते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल आई 4 7 एकम 7 7 और 4 कितना हो गया आपका 11 का हासिल आई 1 7 एकम 7 1 8 819। ठीक है। 17 सत्ते हो जाएगा 119। ये किससे जाएगा 17 एकम 17 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। ठीक है। अब अगर एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें से हम लोग 17 को 117 गुणित अगर हम लोग 17 करते हैं तो क्या आता है तो 7 सत्ते क्या हो गया आपका 7 सत्ते हो गया 49 का 9 हासिल आई 4 7 एकम 7 8 9 10 11 का हासिल आई 1 7 एकम 7 1 हो गया 8 7 एकम 7 और हो गया 1 और 1 9 7 1 8 8 1 9 और ये 89 आ गया आपका 15। ठीक है। क्या हो गया 15। अब क्या करेंगे 13 गुणित 15 को करेंगे तो 13 गुणित 15 करेंगे तो क्या होगा यहाँ देखते हैं 13 गुणित 15 5 दिया 15 का 5 हासिल आई 1 5 एकम 5 1 6 3 एकम 3 और 1 हो गया 5 6 3 9 1 195। इसका आंसर क्या आएगा आपका 195। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि
प्रश्न क्रमांक 8, शशांक जो है वो नित्य 4.65 रुपये बचाता है। क्या करता है? शशांक जो है वो नित्य रोज क्या करता है? 4.65 रुपये बचाता है, जिसमें कम से कम कितने दिनों में वह पूरी की पूरी संख्या बचा सकेगा? कितने दिनों में वह क्या करेगा? रुपयों की पूरी से पूरी संख्या बचा पाएगा। तो इस यहाँ पे दिया हुआ है आपको हिंट कि 4.65 रुपये पूर्णांक में है, अर्थात 65 पैसे हैं और 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। पहले क्या करना है? 65 पैसे और 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त करें, ज्ञात करें। फिर प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक से 65 का भाग देने पर पूर्ण दिनों की संख्या जो प्राप्त होगी वो बचत की पूरी राशि में व्यक्त करेगा। तो पहले क्या करना है? 65 और इसको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट 2 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे? इसको 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5 13, ठीक। और ये हो गया 13 एकम 13, 13 एकम 13। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 13, 2 दूनी 4, 4 पंचे हो गया 20, 20 पंचे हो गया 100, 100 गुणित 13 क्या होगा? 3 0 0, 3 0 0, 3 एकम 3, ठीक। और ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा? 100, ये हो गया 3, 1300, 1300 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि प्राप्त जो लघुत्तम समापवर्तक है 1300, उसको क्या करना है? 65 पैसे से भाग देने पर, अब इसको क्या करेंगे? 65 पैसे से भाग दे देंगे। फिर जो भाग देंगे उसकी जो राशि आएगी वो क्या होगी? उसकी पूर्ण राशि उतने दिनों में व्यक्त करेगा। तो 65 को भाग देंगे, क्या करेंगे? 65 को भाग देंगे 1300 रुपये में। यहाँ भाग देते हैं 65 = 1300 रुपये। तो क्या होगा? 65 को 60 60 120 हो गया आपका। 65 दूनी कितना हो जाएगा? देखो 65 को 2 से करेंगे तो आएगा क्या? ये तो 65 गुणित ये हो गया 0, ये हो गया 0, 3 में 3 गया 0 0, है ना, ये हो गया 0। 65 को 20 से अगर भाग देते तो आ गया। तो ये क्या करेगा? 20 दिनों में, 20 डेज में ये क्या करेगा? अपनी पूर्ण राशि क्या करेगा? रुपयों में जमा कर लेगा। कौन? आपका शशांक जो है वो अगर एक दिन में 4.65 रुपये 65 पैसे बचाता है तो वो 20 दिनों में पूर्ण राशि वो क्या कर लेगा? बचा लेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है कि क्या आप दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्तक 204 दिया हो तो क्या आप अपने उत्तर के हो सकता है क्या? अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्तक 204, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका रीज़न है कि महत्तम समापवर्तक जो होता है वो हमेशा HCF महत्तम समापवर्तक जो होता है वो हमेशा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है, इसलिए ये नहीं है पॉसिबल कि हो। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, यदि किसी दिन जो क्या होता है रतनपुर से रायपुर की जो बसें हैं, जो किसी दिन रतनपुर से रायपुर की जो बसें हैं वो 40 मिनट के अंतराल से और रायपुर से रतनपुर में 45 मिनट के अंतराल में चलती है। पहले रतनपुर से रायपुर में 40 मिनट के अंतराल में, फिर रायपुर से रतनपुर के लिए 45 मिनट के अंतराल में चलती है। यदि विपरीत दिशा से आने जाने वाली दो बसें किसी विशेष पुल से 10:15, तो अब एक पुल क्रॉस करती है तो क्या करती है? वो रात को 10:15 में क्या करती है? पुल से 10:15 बजे प्रातः गुजरती है। तो उसके बाद उस पुल से विपरीत दिशा में वो बसें कब गुजरेंगी? जब उन दोनों एक साथ, जब अलग अलग दिशा से निकलती है 40 मिनट और 45 मिनट के अंतराल में, तो 10 बज के प्रातः जो सुबह 10:15 में वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, है ना, एक पुल के पास है। तो वो दूसरे बार वो जब जाएगी विपरीत दिशा में तो किस समय गुजरेगी? तो सबसे पहले क्या करना है? आपको हिंट दिया हुआ है कि 40 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 40 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखते हैं। 20 हो गया, ये 45 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 45, 2 पंचे, है ना। अब ये हो गया आपका 45, 3 पंचे 15,
3 हो गया आपका 5, फिर हो गया 5 एकम 5। क्या करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। 8 एकम 8 दिया 16, 8 दिया 24, 24 गुणित 3 गुणित 5, 24 गुणित 5 दिया 15, है ना। अब 24 से 15 को करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 24 गुणित 15 को करेंगे तो 5 चौक 20 का 0, है ना। 5 दूनी 10 और 2 12, 5 4 एकम 4, 2 2 एकम 2, 2 4 2 6, 2 1 3, 360। कितना आ गया आंसर 360। अब बोल रहा है कि 360 मिनट आया, हमको बता दिया कि 360 मिनट आया, हम लोगों ने भी निकाल लिया कि 360 मिनट आया। अब 360 को क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे आ गया, है ना भाई। 60 एक हर घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, इसलिए क्या हो गया 6 घंटे आ गया। फिर 10:15 में गुजरता है, फिर वो फिर 6 घंटे के बाद गुजरेगा तो कितना हो गया 16:15। 16:15 में फिर 12 घंटा घटा दिया, क्योंकि वो क्या करना 12 घंटे के बाद चलेगा ना, मतलब अलग विपरीत दिशा में चलेगा, तो क्या हो जाएगा शाम को 4:15 में ये एक दूसरे को फिर से क्रॉस करेंगी ये बसें। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 6.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, गुणज कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, भागफल विधि क्या होती है, ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ क्लियर हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर से क्या क्या सीखे हैं। किसी संख्या का यदि गुणनखंड हो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है मतलब गुणनखंड निकालते हैं उस संख्या को वो पूर्णतः विभाजित करती है। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के पूर्णतः विभाजित होती है। अगर उस संख्या का गुणज है कोई भी संख्या का गुणज तो उस संख्या से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज एवं गुणनखंड होता है। प्रत्येक जो संख्या होता है वो अपना गुणज होता है और गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है जो कि न अभाज्य है न भाज्य है, एक भाज्य भी नहीं होता और अभाज्य भी नहीं होता। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जब 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो क्या होता है बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ जो होता है वो गुणनखंड होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है जो कि दी गई सभी संख्याओं का गुणज है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होती है। संख्याओं का गुणनफल जो होता है हम लोगों ने जो सूत्र देखा था A गुणित B इज इक्वल टू क्या होता है महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। 2 के सभी गुणज जो होते हैं वो सम संख्याएं कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो 2 से भाज्य हो जाते हैं। संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं है विषम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, समझ में आ गया बच्चों आपको। तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का एक गुणनखंड होता है। 2 संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है उनके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है, क्योंकि जो महत्तम समापवर्तक है वो किसके गुणनखंड होते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था लघुत्तम समापवर्तक के। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, तो इसको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर है चैप्टर 6 गुणज एवं गुणनखंड वो होता है आपका समाप्त। आपको सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर होंगे। सीधी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।